जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर आज मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो पेशेंस बनाए रखे दोस्तों, क्योंकि डीपली पूछा गया था। टॉपिक ईजी है, मैंने क्या कहा, टॉपिक ईजी है लेकिन डीपली पूछा गया। लेकिन आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इस जो आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या माइंडसेट रहा है टीसीएस का, वो आप जरूर पढ़कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि मैंने सारे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लिए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए एनटीपीसी के, ठीक है। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मई में एग्जाम है भाई साहब, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो तभी कुछ हो पाएगा, फिर बाद में मत कहना, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये एक बार आप हिंदी में देखिएगा और आप इसको इंग्लिश में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। ज्योतिबा फूले, वाह क्या बात है। ज्योतिबा फूले के बारे में पहले से मैं थोड़े से फैक्ट बता देता हूं, उससे पहले पढ़ लो। किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल था? चलिए, पहला ही क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया था, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा गया था और हमने पहले ही क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल से शुरुआत की है। ज्योतिबा फूले की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले की बात करें से पहले 1873 में दोस्तों, क्या ध्यान रखोगे, 1873 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, बताइए? सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों, शोधक समाज की, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कहां पर करी थी, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। बंबई में करी थी दोस्तों, कहां पर, बंबई में। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी दोस्तों, जो कि मराठी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में? मराठी भाषा में लिखी हुई है। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो चीज मैं लिख ही देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको टिक करना है ज्योतिबा फूले। क्या टिक करना है मेरे विनो? ज्योतिबा फूले। अच्छा, मैं पुस्तक का नाम लिखूं, नाम क्यों लिख रहा हूं, एक मिनट बाद पुस्तक का नाम लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे, ज्योतिबा फूले, सॉरी गुलामगिरी पुस्तक, हाँ गुलामगिरी पुस्तक, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर टिक करेंगे गुलामगिरी पुस्तक, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की है दोस्तों, ठीक है। अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला अध्यापिका। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन है? सावित्रीबाई फूले दोस्तों। 1 जनवरी 1848 को दोस्तों इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी दोस्तों, कब? 1848 में, 1 जनवरी 1848, डेट ध्यान रखना, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप गाइस कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। 1 जनवरी 1858 लिख लो, 1848 है, सॉरी 1 जनवरी 1848, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आपने ये क्लास पूरी अंत तक वॉच कर ली ना दोस्तों, मैं डेफिनेटली के साथ कह रहा हूं, यकीन मानिए आज आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बस आप लोग एक बार जुड़ तो जाइए, अंत तक जुड़ के तो जाइए, आप खुद कहोगे कि मजा आ गया, है ना। अशोक के शासन के समय गुप्त राज्य की राजधानी कहां पे थी दोस्तों, बताइए? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। तो देखो, अशोक की बात करी जा रही है दोस्तों। अशोक की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इनका अदर नेम क्या? प्रियदर्शी। क्या नाम है? प्रियदर्शी इनका अदर नेम है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अशोक से रिलेटेड वो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि अशोक मतलब कि जो एक युद्ध लड़ा गया था, आप सभी को पता, कलिंग का युद्ध, है ना। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 261 बीसी में। अच्छे सुनना, 1 मिनट में पूरा रिवीजन ना हो जाए तो बात करना, ठीक है, अच्छे से। जो भी मेन रहेंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। पहले ये जो कलिंग ओडिशा में पड़ता था, कहां पर? ओडिशा में। किसके साथ हुआ था? अशोक वर्सेस राजा पद्मनाथ के बीच में, दया नदी के किनारे दोस्तों, ठीक है। तो इस युद्ध से पहले अशोक की जो नीति रहती है वो भैरी घोष की नीति रहती है। भैरी घोष का मतलब युद्ध की नीति, यानी मारकाट की नीति रहती थी, ठीक है। फिर इस युद्ध को लड़ने के बाद दोस्तों अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति अपनाई दोस्तों, शांत नीति, मतलब शांत सरल स्वभाव की नीति अपनाई। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा। और दोस्तों मतलब भारत में शिलालेख प्रारंभ किसने करवाया था सबसे पहले? तो वो अशोक ही है दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, और अशोक के 14वें शिलालेख में सद्भावना, और अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा वगैरह, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो पहले उज्जैन थी दोस्तों। क्या राजधानी थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। आई होप गाइस कि आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। बस आप लोग मुझे अंत तक सुन लो, खाली मेरी एक एक बात को सुन लो, बस इतना काफी आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो बस फर्क यही रहेगा दोस्तों, आप लोगों को अंत तक क्लास वॉच करना है और पेशेंस बनाए रखने, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन ऐड किए आज मैंने। संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इंग्लिश में भी यहीं पर लिखा हुआ है, बताइए। संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। तो त्रिपुरा। गुरुजी, त्रिपुरा एक भारत का ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को पता है बांग्लादेश हमारे भारत के साथ 40-96 किलोमीटर की, यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस समूह उनकी नमदलवादियों की भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की है दोस्तों? ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। प्रीवियस ईयर मत मान लेना, अभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल है ना, अभी जो एग्जाम हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। इंग्लिश में आप देख लीजिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों। देखो, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। देखो, मैं यहीं पर अगर थोड़ा सा समय लगाऊंगा दोस्तों, फिर वीडियो भी लंबी पड़ेगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो जैसे मैं इंग्लिश वाला निकालूं, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? अतिवादी। क्या आएगा? अतिवादी। दोस्तों, नरम दलवल, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एक आपने वो अधिवेशन पढ़े होंगे दोस्तों, 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां पर किसकी अध्यक्षता में? बताइए। सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, ठीक है। 1916 में दोस्तों फिर एक अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों क्या होता है? नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक मतलब वापिस इकट्ठी होती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एक्सट्रीमिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, मैं आपको बता चुका हूं। ये बताइएगा आप लोग, भारत में मानसून आगमन पर निम्न में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? बताइए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करिए, यहां से वॉच कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं यहीं पर समय लगाऊं तो वीडियो भी लंबी पड़ जाएगी। तो यहां पर आएगा सबसे पहले बेंगलुरु में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका, बेंगलुरु में, ठीक है। तो सबसे पहले वर्षा कहां होती है, किस शहर में होती है? शहर पूछा उसने, क्या पूछा ये बात को नोटिस करिए, पहले उसने शहर पूछा है, शहर। तो कर्नाटका, बेंगलुरु, ठीक है। यहां पर टिक करेंगे कर्नाटका, बेंगलुरु। आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में। मैंने कहा था ना, कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जी आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चंस भी करवा दीजिए। तो मैं डेली आपको, देखो अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी से निवेदन है कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए जीके जीएस के, वो अच्छे से गोट कर पी कर जाना दोस्तों। मैं दावे के साथ करूं, क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि एनटीपीसी मतलब कि टीसीएस का क्या माइंड है क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो इस हिसाब से आप उसका माइंडसेट पढ़ के अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु के कारण हुआ है, यह मत सर्वप्रथम किसने दिया था? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ये आप सामने देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है, बताइए दोस्तों। सारे के सारे इंपोर्टेंट है साथियों। दोस्तों अगर आप लोगों ने सिंधु का भौगोलिक विस्तार देखा होगा दोस्तों, सिंधु का भौगोलिक विस्तार, इसका जो भौगोलिक विस्तार है दोस्तों, उत्तर में क्या है दोस्तों? बताइए। उत्तर में मांडा स्थान है, यहां पर उत्तर दिशा है, यहां पर दक्षिण साउथ है ना, दक्षिण दिशा, और यहां पर क्या पश्चिम दिशा है, वेस्ट, और यहां पे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, ठीक है दोस्तों। इसका भौगोलिक विस्तार भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये हल्के में ना ले, ठीक है। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? मांडा स्थान, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर, ठीक है, मांडा स्थान, ठीक है। यहां पे आलमगीर हिंडन नदी के पास है ना, आलमगीर स्थान है दोस्तों, हिंडन नदी के पास दोस्तों, ठीक है, मेरठ में, ठीक है, मेरठ में ध्यान रखना। और दक्षिण में दैमावाद स्थान ध्यान रखना दोस्तों, है ना, प्रवरा नदी के पास। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। कौन सा? दैमावाद स्थान, दैमावाद। देखो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं नदियों का नाम नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान के पास वाला इलाका कौन सा? सुतकांगडोर, ठीक है, सुतकांगडोर दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है फैक्ट, आप लोग ध्यान रखना। और यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑरेल आस्टिन दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में लिख लो, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डीप पूछा गया दोस्तों, मतलब इतिहास की बात करें दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ऑरेल स्टीन, मतलब हमने टॉपिक तो पढ़े लेकिन डीपली से क्वेश्चन पूछा गया, ये दिक्कत रही है इस बार, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। आप देख सकते हैं क्या माइंडसेट रहेगा दोस्तों, है ना, आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं और रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया करो। चलिए, सैंधव सभ्यता के किस पुरा स्थल से सबसे लंबा व बड़े अक्षरों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है? यह भी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है।
आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया। आपके पास आंसर की है, आप जाइए वहां पे और देख लीजिए, अगर आपको यकीन ना हो इस बात पर, है ना। आंसर की आ चुकी, वहां से आप मैच कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ये ना सोचे कि ये तो मतलब गुरुजी हर कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आंसर सी से ही मिले दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये बताइए, तो बिल्कुल धोलावीरा दोस्तों, जिसको यूनेस्को की सूची में 40वां स्थान घोषित किया धोलावीरा दोस्तों 2021 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा दोस्तों 3 टीलों में विभाजित है, लिख लो, ये बात तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में, 3 टीलों में विभाजित है। एक बार इसको अच्छे से लिख लो, 3 टीलों में विभाजित है। धोलावीरा स्थान 3 टीलों पर विभाजित है, 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है, 3 टीलों में विभाजित है। एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। लोथल एक बंदरगाह भी है दोस्तों, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। SCR विस्ट ने इसकी खोज करी है, लोथल के, है ना, गुजरात में दोस्तों। धोलावीरा और लोथल ये दोनों के दोनों गुजरात में दोस्तों, रोपड़ सतलज पे है, ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पंजाब में। और मोहनजोदड़ो आप सभी को पता है 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, सिंधु नदी के तट पर दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। आई होप गाइस कि आपको इजीली समझ में आया होगा। आंसर विल बी धोलावीरा। और जलाशय के साक्ष्य, एक चीज और लिख लो, जलाशय के साक्ष्य, यहां पर हिंदी में जगह है क्या? यहां पर तो जगह नहीं, यहां पे लिख देता हूं, जलाशय के साक्ष्य और देखने को मिले थे यहीं से। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा जलाशय के साक्ष्य कहां से देखने को मिले? तो धोलावीरा। जलाशय के साक्ष्य एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वाटर फैसिलिटीज वगैरह देखने को धोलावीरा से ही मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, मेगास्थनीज, वाह क्या बात है, भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभक्त किया था? बताइए दोस्तों, इंग्लिश में ये लिखा हुआ, आप बताइए इसका आंसर। मेगास्थनीज की बात हो रही है भाई, मेगास्थनीज आया कहां था, किसके साथ है, ये तो बता दो। कल की कहानी पढ़ी थी मैंने, कल की कहानी बताई थी ना। अगर आपको याद हो दोस्तों, कल मैंने बताया था कि जो सेल्यूकस निकेटर था, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का थल सेनापति था। कौन था? थल सेनापति था, जो कि सिकंदर ने कभी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, है ना, जो पूरा नहीं हो सका, ठीक है। तो ये सेल्यूकस निकेटर का कौन था? दूत था। कैसे दूत बना दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य और ये क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप देखो, कल मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है ये युद्ध हार जाता है कौन? ये क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर। तो इसको ये मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में काबुल, कंधार, मकरात, हेरात ये सब दहेज में दे देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। उसके साथ दोस्तों मतलब कि अपना दूत मतलब मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है ना। वहां का कैसा क्या प्रकाशन रहता है, कैसा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब देखने के लिए, ठीक है। तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक और पूछी जाती है, इंडिका। ये लिखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। लिखिए दोस्तों, इंडिका, इसकी एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है। इंडिका के अंदर क्या लिखा हुआ है? पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन बताया गया। पाटलिपुत्र का प्रकाशन लिख लीजिए, पाटलिपुत्र का प्रकाशन, पाटलिपुत्र का प्रकाशन, पाटलिपुत्र का प्रकाशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको कितने जातियों में विभाजित किया? 7 जातियों में। इसने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांग करते हैं? आर्टिकल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, आपको पूछ रहा है, देखो आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। अभिलेख न्यायालय का दर्जा किसको? इसका ये आर्टिकल, अभिलेख न्यायालय का दर्जा, यहाँ पे लिख लो, अभिलेख न्यायालय का दर्जा। एग्जाम में पूछा जाता है कि वो अभिलेख, सीधा पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। अभिलेख न्यायालय का दर्जा, ठीक है, अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 के तहत होती है, नहीं 124 के तहत, माफी चाहता हूं, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 143 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उनका सही जवाब है। आर्टिकल 141 क्या कहता है? आर्टिकल 141 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय लिया है वो उस स्टेट मतलब वो हर मतलब भारत में हर न्यायालय में वो लागू होगा, वो आर्टिकल 141 कहता है, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप लोग आंसर क्या करेंगे? 143 आर्टिकल, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, वो मैं पढ़ा चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के लिए फैक्ट। निम्न में से किसे केंद्रीय मंत्री का प्रमुख माना जाता है? किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट? बताइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, ठीक है।
प्रधानमंत्री की दोस्तों, ठीक है, आप सभी को पता है। और दोस्तों आप और ये भी पता होगा कि प्रधानमंत्री मतलब कि मतलब राष्ट्रपति के कहने पर, मतलब कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति करता है, जिसका प्रमुख कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसी तरह से दोस्तों जो स्टेट होता है ना, राज्य में राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अलग और भी मंत्रिमंडल की मतलब स्थापना करता है, जिसका हेड कौन रहता है वहां पर? मुख्यमंत्री। और यहां पर हेड कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। ये हाँ ठीक है, ये इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट आप सभी को पता है आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए किसका सहारा लिया था? एक बार अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। बताइए इसका आंसर, सभी स्टूडेंट्स बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे किसका सहारा लिया था? तो ध्यान रखना केंद्रीकृत योजना का सहारा लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यह आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाके आंसर की में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में लिखते भी चलूंगा साथ साथ में ना, एक आध क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। आरपीएफ या आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। ये आपके इकोनॉमिक से क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक से है ना, अर्थव्यवस्था से। पंचवर्षीय योजना, क्या बात है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित थी दोस्तों? अगर आप ये बताएंगे तो मजा आ जाएगा। पंचवर्षीय योजना की बात करी जा रही है गुरुजी, तो 1951 से लेकर 1956 पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, ये बात को ध्यान रखना है। और इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों सीडीपी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम विकास प्रोग्राम की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना पहली पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। वही में अगर और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना हुई थी, डैम्स वगैरह बनाए गए थे, और जिसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब 1956 से लेकर 61 तक रहती है दोस्तों, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक और मतलब कि इस्पात लौह प्लांट की स्थापना करी गई थी दोस्तों, जिसमें सबसे पहला प्लांट कौन सा स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, भिलाई प्लांट छत्तीसगढ़ में ही है दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ में ही है दोस्तों भिलाई प्लांट, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। उसके बाद दोस्तों एक और प्लांट की स्थापना हुई थी, उसका नाम दोस्तों जैसे कि आप रउरकेला ओडिशा का दोस्तों, रउरकेला ओडिशा का जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों। फिर दुर्गापुर जो कि बंगाल में है, दुर्गापुर प्लांट जो कि बंगाल में है, जो किसके ब्रिटेन के संविधान से मतलब ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। मैंने तीनों ही प्लांट बता दिए, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर आर्टिकल पंचवर्षीय तीसरी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 61 से लेकर 66 यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 61 से लेकर 66 तक का रहता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू ही है, ठीक है। क्यों दोस्तों? और यहाँ पर ये दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल होने का कारण यानी असफल रही। क्यों असफल रही? क्यों दोस्तों 1962 में भारत चीन का युद्ध हो जाता है, 1965 में दोस्तों दो चीज पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है, और उससे पहले दोस्तों 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, ये सदमा देखकर, है ना। और बंगाल में भी मतलब 1965 में बंगाल में भी अकाल पड़ जाता है। तो ये सारे कारण बने थे दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल होने के, ठीक है। आगे और भी पंचवर्षीय योजना भी पढ़ाने बैठूंगा, थोड़ा 1-2 मिनट और लग जाएगा, आपको बोर फील हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ इसका सही जवाब है। मैं कह रहा हूं आप लोग मुझे अंत तक सुन लो, मजा नहीं आ जाए तो बात कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये बताइए, भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में ये लिखा हुआ, आप इजीली रीड करिए और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो पहले तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, तो पहले तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक जिला पड़ता है सूरजपुर, एक जिला पड़ता है सूरजपुर। क्या जिला पड़ता है? सूरजपुर। सूरजपुर, ये वो सूरजपुर जिला है जहां पर कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों, है ना। तो ये सारा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं भारत की मानक रेखा 22.5 डिग्री दोस्तों पूर्वी देशांतर, देख लो दोस्तों 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों। सभी को ये जरूर पता रखा है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 रेखा? पहले तो ये बता लो, बाद में बताऊंगा ये चीज, ठीक है। तो ये चीज बहुत कम लोगों को। सबसे पहले यूपी के मिर्जापुर से एंट्री मारती है। यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती दोस्तों, 5 राज्यों से। वहीं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, है ना, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके 8 राज्य टोटल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? अच्छा मैंने इसमें आंसर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ इसका टिक करिएगा,
चलिए ये बताइए, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है, बताइए कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश में भी यहीं पर लिखा हुआ है। तो गुरुजी आलू यट्टू नागालैंड का है दोस्तों। कौन सा? नागालैंड का दोस्तों। ठीक है, नागालैंड दोस्तों 2011 की जनगणना में दोस्तों नकारात्मक दर देखने को मिली थी, -31% की नकारात्मक दर देखने को मिली थी। नागालैंड देश थे, ठीक है, स्टेट से। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। ये बताइए, निम्न में से कौन सी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में। हालांकि हमें जिस चीज का डर था कि मतलब स्टैटिक जीके ज्यादा आना चाहिए, लेकिन उसका वेटेज तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत कम वेटेज था स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में तो हर एक शिफ्ट में 2 से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, जबकि करंट अफेयर के तबाही मचाई दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि टीचर्स का क्या माइंडसेट। टप्पा, जी हाँ दोस्तों, तनम तेलंगाना जावली ये तो है, लेकिन टप्पा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओणम त्योहार का संबंध निम्न में से किस देवता से है। तो गुरुजी इसका पहले आप इंग्लिश में भी देख लो, फिर आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं हिंदी का दिखा देता हूं। यहां पर जो आएगा भगवान विष्णु दोस्तों। क्या आंसर आएगा? भगवान विष्णु दोस्तों। ठीक है, ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु। ओणम दोस्तों 10 दिनों तक मनाया जाता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना, 10 दिन तक चलता है दोस्तों, 10 दिन तक। ओणम दोस्तों किस स्टेट का दोस्तों? केरल का। केरल टिक करेंगे यहाँ पे, केरल, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उससे पहले आप यहाँ पे इंग्लिश में भी टिक कर लीजिए, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। हाल में ही 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किलिम्पो है ना, किलिम्पो, इसका संबंध किस देश से बताइए। तो इसका संबंध युगांडा देश से है दोस्तों, युगांडा। ठीक है, टिक करेंगे यहाँ पर। एक करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, युगांडा एग्जाम में पूरी चांसेस है आने के, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड बनाए ना। भारतीय सेना दोस्तों, सेना आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे एक कहानी सुनाऊंगा, एक मिनट में पूरी अच्छे से सेना, यहाँ पे मैं टिक करके इसको अच्छे से लिख दो, सेना। ठीक है, और मेन क्वेश्चन तो ये है कि नौसेना अभ्यास धर्मगार्जन, वेरी इंपॉर्टेंट है धर्मगार्जन। अब 1 मिनट निकाल के अच्छे से रिवाइज कर लो, मैं 1 मिनट में पूरा अच्छे से रिवाइज करूंगा, ये विश्वास के साथ कह रहा हूं। ठीक है, गारंटी दे रहा हूं मैं। सबसे पहला गरुड़ अभ्यास और समुद्र अभ्यास। गरुड़ अभ्यास, समुद्र अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। बोंगो सागर और संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। खानाबदोश हाथी यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोप इंडिया वज्र प्रहार है ना, कोप इंडिया वज्र प्रहार ये अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चाइना के बीच में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और अगर जिम्मैक्स और धर्मगार्जन, ये इंपॉर्टेंट है, जिम्मैक्स और धर्मगार्जन भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, प्लस और लिख लो, जिम्मैक्स अभ्यास, जिम्मैक्स अभ्यास, जिम्मैक्स अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, वॉरियर अभ्यास दोस्तों है ना, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष अभ्यास ये भारत और यूके के बीच में होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर आप मैं क्या टिक करने जा रहा हूँ इंग्लिश में, 1 मिनट, यहाँ पर जापान आएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, निम्न में से जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी गई है। निम्न में से जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी गई है। ठीक है, आंसर टिक करिएगा। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा गुरुजी, वो आएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का आप ध्यान से सुना, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से होता है। गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा ताल, ठीक है, मंजीरा ताल, पूर्णा, प्रवरा, ये सारी की सारी किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी का उद्गम गुरुजी, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कोयना, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ठीक है, मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा और भीमा, मूसी, डिंडी, ये किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की बात करें, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है, इसकी नदियां सहायक अमरावती, भवानी, काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियां। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, और छोटा नागपुर के पठार से होता है, और दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, और ठीक है, और दामोदर की एकमात्र सहायक नदी बराकर नदी, ये किसकी सहायक नदी है? बराकर की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से रिवीजन हो रहा। मैंने कहा था ना, आप लोग मुझे शुरू से अंत तक सुन लो दोस्तों, बस
एक दो बार इस क्लास को देखोगे ना दोस्तों, आपका जो भी डाटा मैंने ओरली रिवीजन करवाया वो पूरा माइंड सेट हो जाएगा दोस्तों, अगर एक दो तीन बार इस क्लास को देख लिया आपने अच्छे से, ठीक है। बंगाल के विभाजन की पहली आधिकारिक मांग किसने की थी? अब हम थोड़ा सा फास्ट, अब गेयर बदलेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1905 करजन ने करी थी, ये भी ठीक रखना। लाला लाजपत राय दोस्तों, आप सभी को पता होगा लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। इनको क्या पंजाब केसरी कहा जाता, ठीक है। एओयूम के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। करजन इसका सही जवाब है। अगर आगे क्वेश्चन हुआ, आगे आएगा क्या क्वेश्चन ऐसा, अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अंतिम शासक की हत्या बता रहा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा दोस्तों, अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें 322 बीसी से लेके 322 बीसी से लेके 185 तक चला था, 185 बीसी तक चला था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करवाई थी दोस्तों, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान के किस शिक्षण से अंतर्गत शामिल है? दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में 2025 में अभी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में। यहाँ का जो आंसर आएगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका तो उद्देश्य क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। हालांकि इसके बारे में और भी है, पर वीडियो लंबी पड़ जाएगी, फिर आप लोग कहोगे गुरुजी बोर हो रहे हम, है ना, ठीक है। तो भाग 4 36 से 51 आर्टिकल है, तो भी थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइए। ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ, आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 21 आएगा, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखाने, घरों और बड़े बड़े फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है। 23वां आर्टिकल क्या कहता है? बाल श्रम पर रोक। 22वां आर्टिकल क्या कहता है? गिरफ्तारी से संबंधित है ना, निवारक निरोध है, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे 21 आएगा इसका सही जवाब। हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया? दोस्तों यहाँ पे सुधारों आएगा, सुधारों का वर्ष, यहाँ पे लिखो, सही से लिख लो, करेक्शन करो, सुधारों का वर्ष, सुधारों का वर्ष। और हमारे प्रश्न का आंसर भी यही है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप इंग्लिश का भी देख लेना अभी, एक मिनट। इसका जो आंसर आएगा सुधारों का वर्ष आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख लीजिए, ठीक है। ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स। ये बताइए किस शहर में पोटी श्रीराम मुल्लू की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की गई है? कमेंट करके बताइए। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। यहां पर जो आंसर आएगा गुरुजी वो अमरावती दोस्तों, अमरावती है। कुल कितने हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में? भारत में अमरावती लास्टवा बना है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ये दोस्तों ये राजधानी किसकी है? ये असम की राजधानी है, असम की, असम की। लखनऊ किसकी है? यूपी की। और भुवनेश्वर किसकी है? ओडिशा की। अब मुझे बताइए कि ये अमरावती किसकी वो है, कैपिटल है, किसकी राजधानी? बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, ये कमेंट बॉक्स बताएगा दोस्तों। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आपका रिवीजन कैसा रहा, ये कमेंट बॉक्स बताएगा हमारा। आप लोग कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आप सभी के कमेंट देखना चाहूंगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर साथियों आपको, अगर ये अमरावती यहाँ पे, अगर आपको ये क्लास पसंद आई दोस्तों तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों। देखो हर चीज़ में मेहनत तो लगती है, कंटेंट बनाने। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो रहा हूँ तो आप लोग क्यों पीछे हटोगे? हैं, सिलेक्शन तो आपको लेना, हमें तो नहीं, है ना। तो आप मेहनत करिए, सिलेक्शन पक्का होगा, डेफिनेटली होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोग डेली क्लास देख लेते ना दोस्तों, डेली रिवीजन, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे इतना वो करो, डेली रिवीजन करो बस। डेली पूरे दिन के मुझे 20 से 15 मिनट दे दो बस, और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। पूरे दिन के 20 से 15 मिनट चाहता हूँ। इन 20 से 15 मिनट में दोस्तों यकीन मानिए इतना रिवीजन करा दूंगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग 15 से 20 मिनट में आपका इतना रिवीजन हो रहा है तो और क्या चाहिए, इससे बेस्ट और क्या होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही 8 बजेंगे, शाम के 8 जैसे ही बजेंगे, आप लोगों को डेली अटेंड कर लेनी क्लास को और रिवीजन कर लेना दोस्तों। और मैं सभी के कमेंट चाहूंगा कि कैसे आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं कि भाई आप रिवीजन कर रहे हो। यानी कि हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग रिवीजन कैसा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखने से पहले के क्लास को लीव कर देना, ये फिर आपका वो रहेगा दोस्तों। फिर मत कहना कि हमें मतलब कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी भी टीचर की क्लास देखो, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन कभी मत देखो, पूरी क्लास देखो। यकीन मानिए आपको नया कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार क्लास को वॉच कर रहे हैं तो ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस का
सबसे पहले इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है, कमेंट करिए और अपने डाउट को सुलझाइए। ये मत सोचिए कमेंट हमारे रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं सभी के कमेंट्स वॉच करता हूँ और सभी के आंसर रिप्लाई करता हूँ। कल साथियों इसी समय पर मिलेंगे, तब तक मेरे मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, धन्यवाद।